नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम जिस श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है सौंदर्य की नदी नर्मदा। यह अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपनी कलम से नर्मदा के सौंदर्य को बांधने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं हम सौंदर्य की नदी नर्मदा से। तो इसमें सबसे पहले लेख किया कुछ दे रखा है, वह पढ़ लेते हैं। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की। इसमें जो है ना बच्चों या दोस्तों, अमृतलाल बेगड़ जी कुछ कहते हैं, ठीक है, वो दो शब्द यहाँ पर है। क्या है कि कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की, और हर बार मेरा उत्तर होता, अगर मैं यह न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वह काम करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा की पद यात्रा के लिए बना हूँ। किंतु जब तक इस सत्य का पता मुझे चला, मैं 50 के करीब पहुंच चुका था। पद यात्रा मैंने 1977 में की और अंतिम 1987 में। इन 11 वर्षों के दौरान की गई 10 यात्राओं का वृत्तांत इस पुस्तक में, साथ ही कुछ रेखांकन भी है जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किए थे। नर्मदा तट की भूगोल तेजी से बदला रही है। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध तथा अन्य बांधों के कारण अनेक गांवों का तथा नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब मैंने यह यात्रा की थी तब एक भी गांव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी हजारों वर्ष पूर्व थी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों पर संजो कर रख दिया। इसमें जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है, सौंदर्य उसका भूल चूक मेरी। ये दो शब्द हैं, लेखकीय शब्द हैं, ये अमृतलाल बेगड़ जी लिखते हैं। अब आगे एक इसका और कुछ दे रखा है जिसका शीर्षक दे रखा है नयन न तिरपत भेल। नयन न तिरपत भेल। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों की महिमामयी कुहेलिका से उभरकर हमारे सामने आती है। नर्मदा शिव तनया है। उसकी अनादि काल में भगवान शंकर पर्वत शिखर पर ध्यान में मगन थे। उनके अनजाने ही किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा उत्पन्न हुई। जन्म लेते ही वे शिव की तपस्या में लीन हो गई। शिव ने नयन खोले तो इस असाधारण तपस्विनी को देखकर चकित हुए। यौवन दीप्ति स्निग्ध श्यामल रीजु देह को तप के अनुशासन की स्वर्ण कठिन आभा ने जैसे कसकर बांध दिया हो। नेत्रों में बिजली कौंध रही है। देखकर शिव प्रसन्न हुए, वर दिया, तुम अमृतमय होगी। जो फल तीर्थवारी में अवगाहन से होता है वह तुम्हारे दर्शनों से ही सुलभ होगा। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चिरकुमारी होगी। मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। कलिकाल में तुम पतित पावनी गंगा के समग्र महात्म्य की अधिकारिणी होगी। विचित्र नहीं यदि ऐसी अद्वितीय पुण्योत्या शिव की आनंद विधायनी सार्थक नामा स्त्रोतस्विनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी लालायित रहे हैं, और तो किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा तटवासी अमृतलाल भी एक दिन अपनी चिर संचित साध मिटाने प्रकंपावासी बनकर निकल पड़े। सौंदर्य की नदी नर्मदा उनकी इसी परिक्रमा का आलेख है। किंतु यह कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निपट घरेलू स्वभाव के अमृतलाल को घर में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार घर से बाहर खींच लाती है। यह तो कोई चौकिया तफरीह नहीं, सरासर कष्ट संकुल पांव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाला भ्रमण से अधिक भटकना है। समय सुयोग सुविधा पाते ही अमृतलाल घर से निकल पड़ते हैं, और जहाँ
जोड़ते हैं जहाँ छोड़ते हैं वहीं से अगली बार फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं, लो माँ नर्मदे, लगाम तोड़कर मैं फिर आ गया। बढ़ेगी। वैसे तो नर्मदा की कहानी अनादि है, अनंत है। उसका क्या आरंभ और क्या अंत, वह तो स्वयं मनुष्य और उसकी आदिम विषयानुभूति की तरह सृष्टि प्रवाह की तरह अक्षय जान पड़ती है। किंतु यह उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, उसके पीछे कहीं एक विकराल वास्तविकता भी है। लेखक ने स्वयं उसे व्यक्त किया है और बड़े बेलाग ढंग से निर्मम यथातथ्यता के साथ व्यक्त किया है। मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या, 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कोई बांध 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे और उसका सैकड़ों मील लंबा तट जलमग्न हो जाएगा। न वे गांव रहेंगे, न पगडंडियां। पिछले 2500 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला, उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। इस विकराल वास्तविकता को देखते हुए अमृतलाल वेगड़ का यह यात्रा वृतांत अपना एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू उद्घाटित करने लगता है। इसका दुर्लभ दस्तावेजी महत्व, जिसे अनदेखा करना अनर्थकारी होगा। भले ही हम इस श्रद्धावान लेखक के साथ यह सोचकर अपने मन का सांत्वना दे चलें कि नर्मदा तो बस नर्मदा ही है। जैसे भव्य उसका अतीत है, वैसे ही उज्जवल उसका भविष्य है। जरा सोचिए, ऐसे दुर्बल और मणिकांचन संयोग भी कब और कहाँ जुटता है कि एक ही लेखक में भरा पूरा आदर्श बोध भी हो और यथातथ्य यथार्थ बोध भी। उसमें प्रकृति के तादाद में स्थापित करने की, तन्मय होने की प्रतिभा भी हो और सटीक सजीव वर्णन सामर्थ्य भी। ऐसा लेखक जो भाषा के साथ उतना ही सहज और निश्चल हो जितना जनजीवन के साथ, जिसमें करुणा के साथ आशोद्रेक क्षमता हो और श्रद्धा के साथ तटस्थ बौद्धिक विश्लेषण वृत्ति भी हो। और ऐसा सुयोग भी कब कब सदता है कि जीवन लीला और प्राकृतिक सौंदर्य की अखूट विस्तार और वैविध्य को आप शब्दों के साथ साथ रेखाओं में भी आकारों में बोलते हुए सुन सके। कहना कठिन है कि अमृतलाल जी के शब्द अधिक मुखर सजीव हैं कि रेखा चित्र। मेरा बस चले तो मैं इस पुस्तक को 2 संस्करण कराऊं। एक अपेक्षाकृत नयनाभिराम साज सज्जा वाला डिलक्स संस्करण, जिसे रसिकजन खासा मोल चुकाकर ही सहज सके। दूसरा सर्वजन सुलभ जेबी हालांकि सुरुचिपूर्ण संस्करण, जिसे स्कूल का छात्र, प्राइमरी का शिक्षक, दफ्तर का चपरासी, नया प्रौढ़ साक्षर, हर कोई 10-15 रुपए में अपनी संपत्ति बना सके। क्या यह असंभव सपना है? मेरा मन कहता है कि कतई नहीं। इससे अधिक सहज स्वाभाविक आचरण और क्या हो सकता है? इस रचना के साथ जो जितनी सौंदर्यशालिनी है, उतनी ही जन मनोरंजनी भी है। मेरा बस चले तो मैं इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में लगा दूं, क्योंकि यह सौंदर्य का ही नहीं, संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इस नदी के पास जितना कुछ कहने बताने को है, वह इस तुमुल कोलाहल कलह के बीच हमें अपने हृदय की बात लगने लगती है। मेरी कामना है कि हिंदी जगत में इस रचना का भरपूर स्वागत हो। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा हुआ उन पर यह टिप्पणी है। एक और आगे टिप्पणी दे रखी है मोहनलाल वाजपेयी जी की। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। रुक गया है पर अपने हृदय की धड़कन के साथ। नर्मदा के घाटों के चित्र देखें, उनमें चढ़ने उतरने वाले की पद ध्वनि सी सुनाई देती है। कूटने वाली के हाथ का मूसल ऊपर उठता, बस अब अगले क्षण ही नीचे उतर आने वाला है। यही बात ढोलक पर पड़ने वाली थापों की है। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, उनमें देह का बांकपन, हाथों की मुद्रा और पांवों की थिरकन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और तनिक बोझ सिर पर संभाले थिरकन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं।
सिर पर बोझ संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को देखें कि किस भांति वे अपने देह को, सिर के बोझ को लपक कर चलने की गति को संतुलित किए हुए हैं। ऐसे ही संतुलन का दृश्य आप नदियों पार करने वाले टोली के रेखा चित्र में पाएंगे, जिसमें कुछ के पांव ठीक सधे हुए हैं तो कुछ के पांव भय से डगमगा रहे हैं और शायद दिल धड़क रहा है। दही या मट्ठा भाने वाली नारी, आग तपते हुए 3 वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न 5 प्रकंपावासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बरबस मुदित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के बहुत अपने हैं। नाते सबे राम के मनयत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, वस्तुतः सभी चित्रों में है विशेषता बनी हुई है। पथ प्रांत और वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अमृतलाल कर चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्हें नहीं किए। न चतुर्मास किया, न परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया, न परिक्रमा ही पूरी की। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, जाना, बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतर्यात्मा भी चलती रही है, जो भले ही अंतर्यात्रा भी चलती रही है, जो भले ही समाप्त न हुई हो, पर अपने आप में पूरी है। इस पूर्णता की अदृश्य मुहर लगी हुई है और ओस के कण में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है। आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं, इसलिए अपने आप में पूरा है। तथापि यही अमृतलाल के अंतर के किसी कोने में अतृप्ति बनी हुई है तो उसे वहां बने रहने का अधिकार है। जन्म अवधि हम रूप निहारिनु नयन त्रिपत भेल, ये जो लिखा हुआ टिप्पणी मोहनलाल वाजपेयी जी की है। चलिए एक और कुछ यहाँ पे लिखी हुई है कि नर्मदा की बात शीर्षक से कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। नर्मदा की बात यात्रा वृत्तांत साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी में कुछ उच्च कोटि का यात्रा साहित्य लिखा गया है, किंतु परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से उसमें अभी बहुत कुछ और वृद्धि की गुंजाइश है। श्री अमृतलाल बेगड़ की यात्रा को अपने मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषी और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वदा नया और अनूठा अनुभव होगा। वह सच्चे और अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई यह यात्रा एक अत्यंत रोचक और श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई, जिसमें औपन्यासिकता भी है और कवित्व भी। एक ऐसी कथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। सचमुच यह नर्मदा लेखक की तपस्या तरह हमारी भी स्मृति का अविच्छेद्य अंग बन जाती है। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं, हम सब भारतवासियों की जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहयात्री तो इस अद्भुत उपन्यास के सदा सजीव पात्र है। साथ में जनजीवन के जो अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ से वहां तक गूंथे पड़े हैं, उनमें भी सियों ऐसे चरित्र हैं जो भले ही थोड़े देर के लिए आए हों, किंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा के लिए हमारी स्मृति में बस जाते हैं। मैंने इस महायात्रा को धारावाहिक रूप में पढ़ा था। इससे रसवंती जीवन लीला के अपार वैविध्य में छलकती यात्रा मन को चाहे जितना तृप्त करे, मन उससे कभी अघा नहीं सका। इसलिए समापन किस्त पढ़ते हुए जहाँ सचमुच एक वृत्त की सी संपूर्णता का संतोष मिला, वही एक अजीब सी उदासी भी मन पर छा गई कि यह कहानी आगे नहीं। सेम यही भाव मेरे में आ रही थी। ठीक है,
तो चलिए अब पढ़ते हैं हम। इसमें शीर्षक दे रखे हैं क्या, उत्तर तट से दक्षिण तट से। ठीक है, जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव और छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से ढिंडोरी, ढिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारी घाट, ग्वारी घाट से ब्राह्मण घाट और ब्राह्मण घाट से सांडिया, सांडिया से होशंगाबाद, होशंगाबाद से हिंडिया, हिंडिया से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से खलघाट, खलघाट से बोरखेड़ी, बोरखेड़ी से केली, केली से सूलपाणेश्वर, सूलपाणेश्वर से फिर सूलपाणेश्वर से कबीरबड़, कबीरबड़ से विमलेश्वर, विमलेश्वर से मीठी तलाई समुद्र यात्रा, मीठी तलाई से कोलियाद, फिर कोलियाद से भरूच। ठीक है, तो हम आज प्रारंभ करते हैं। इसके टोटल 22 भाग हैं, देखते हैं हम कितने में पूरा करते हैं। आज हम पहला पढ़ते हैं। ये जो यात्रा है ये बेगड़ जी उत्तरी तट से करते हैं। ठीक है, जबलपुर से छेबलिया। नर्मदा सौंदर्य की नदी है। यह नदी वनों, पहाड़ों, घाटियों में से बहती है। मैदान उसके हिस्से में कम ही आया है। सीधा सपाट बहना तो यह जानती ही नहीं। यह चलती है, इतराती है, बल खाती है, वन प्रांतों में लुकती छिपती चट्टानों को तराशती है, डग ढग पर सौंदर्य की सृष्टि करती है, पग पग पर सुषमा बिखेरती है। नर्मदा मुझे बचपन से ही खींचती रही है। उसके विविध रूप देखने में मैं सुदूर देहातों में गया हूँ। उसकी शोभा को मुग्ध होकर निहारता रहा हूँ, लेकिन तृप्ति कहाँ। प्रकंपा वासियों को देखकर हर बार मन लग उठता है। सोचता अपनी स्केच बुक लेकर क्यों न इनके साथ हो लूं, लेकिन बात बनती नहीं थी। किंतु एक दिन बात बन गई। मेरे सहयोगी पांडे जी जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पदयात्रा के लिए तैयार हो गए। अब हम तीसरे साथी की तलाशने लगे। जिससे पूछते वही हंसता, कहता वसीयतनामा लिख कर जाना। कोई कहता साथ में गधा जरूर लेकर जाना, बोझा ढोने के काम भी आएगा और सवारी का भी काम देगा। कोई सहयोगी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे दो छात्र खुशी खुशी तैयार हो गए, यादवेंद्र और सूर्यकांत। तय हुआ कि दशहरा मनाकर दूसरे दिन सवेरे चलेंगे। यात्रा करेंगे ग्वारी घाट से शुरू। 22 अक्टूबर 1977 की सुबह हम चारों ग्वारी घाट से पीठ पर भोजा लादे नर्मदे हर के घोष के साथ चल पड़े। तीसरे पहर छतरपुर गांव पहुंचे। रात को एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तब टांगे तो दुख ही रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कंधे जड़ से उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई थी। सवेरे आगे बढ़े। बरसात अभी अभी खत्म हुई थी। कई जगह दलदल था और पैर फिसलते थे। एक गांव में एक ग्रामीण के घर सुस्ताने बैठे। मेरा ध्यान उसके घर की दीवारों पर गया। दिवाली की लिपाई पुताई हो चुकी थी। उसकी स्त्री ने दीवार पर बेल बूटे निकाले थे। मैंने उससे कहा मोर बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसने लज्जित पर साथ ही उत्साहित होते हुए कहा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कुछ यहाँ भी बने हैं। बाद में पांडे जी ने बताया आपकी प्रशंसा से वह बहुत खुश हुई थी। पुलक भरे स्वर में अपनी सहेली से कह रही थी, इन लोगों को मेरे बेल बूटे बहुत अच्छे लगे। शाम को बिजोरा पहुंचे थे। शाम को बिजोरा पहुंचे। उस पार है बरगी कॉलोनी। यहाँ नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है। बांध की गहराई खाई सी नींव में उतर कर ही हम बिजोरा पहुंच सके थे। सोने के लिए पाठशाला मिल गई। एक कमरे की पाठशाला। चौखट में पल्ले नहीं थे। मेरा बिस्तर वहीं था। पांडे जी कहने लगे, भगेरा आएगा तो पहले शिकार आप ही होंगे। भगेरा आएगा तो पहला शिकार आप ही होंगे। बहुत दुबला हूँ। लेखक कहते हैं कि बहुत दुबला हूँ। गिनी चुनी हड्डियां भर है मेरे शरीर में। कहता हूँ बेचारे को प्रथम ग्रासे मक्षिक का पात होगा, पर हाँ, जब तुम्हारे पास आएगा तब मधुरेण समापेत होगा। या मक्षिक का पात होता है कि हम अगर खाना खाते हैं,
खाना खाने से पहले मक्खी पड़ जाती है खाने में, तो वही। ठीक है। सुबह नारंगी रंग का बड़ा भारी सूरज निकला, निकला नहीं, हुआ पौधा जैसे धरती से उगता है। ताजा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कोमल लग रहा था। तैयार हुए और बंजारे की तरह चलते बने। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी मिली। मैंने सन्यासी से पूछा, कैसे कैसे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं? तो कहने लगे, अधिकतर लोग भीख मांगने के लिए ही परिक्रमा उठाते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और पैर भी पूज जाते हैं। रास्ते में एक नाई का साथ हो गया, बड़ा बातूनी था। हमने पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा कि अगले गांव में ही रुक जाइए, आज वहां के मालगुजार के भाई की तेरी है, काफी लोग जुटे हैं, आप भी शामिल हो जाइए, रहने के साथ साथ भोजन की समस्या भी हल हो जाएगी। मैंने टपकर कहा, हम तेरी का खाना नहीं खाते। उस गांव में हम रुके नहीं। गांव के बाहर कई खेत फाड़े गए थे, कभी कीचड़ में से तो कभी मेड़ों पर से आगे बढ़ रहे थे कि पड़ा हिंगना नाला। इसमें पानी कम, कंपा अधिक था। इसमें पैर धंसते थे और मुश्किल से निकलते थे। यादवेंद्र की लाठी बहुत काम आई। फिर भी उस ओर पहुंचते पहुंचते छठी का दूध याद आ गया। कुछ आगे बढ़े तो सोगान का घना जंगल शुरू हो गया। फिर पहाड़ की चढ़ाई, पहाड़ के लांघने में हाफ गए, लेकिन मजा भी कम नहीं आया। उस पहाड़ी को लांघ कर क्या आए थे, एक सुरधा नवीन सौंदर्य लोक में आ गए थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए, जंगल शुरू हो गया। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था मानो हम किसी अछूती भूमि पर जा रहे हो। पैर और कंधे दुख रहे थे, पर मन का उल्लास फूट फूट पड़ता था। कभी पहाड़ी पर चढ़ती, कभी खड़ में उतारती, कभी झाड़ झंखाड़ से उलझाती, तो कभी छोटे छोटे झरनों में उतारती। हमारी पगडंडी हमने एक ऐसे स्थान पर ले आई जिसे देखकर हम हमारी खुशी के झूम उठे थे। सामने एक नन्ही नदी थी, उसमें छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों की पंगतें लगी थी। उन्हें देखकर आंखें पलक झपकाना भूल गई, कान ने नाद सुनने में मगन हो गए, समाधि सी लग गई। लेकिन बुद्धि जिसका नाम, उसने कहा, जरा वहां देखो, सूरज ढल रहा है, शाम गहरा रही है, न जाने भरैया खेड़ा कितनी दूर हो, उठो चलो। उठना पड़ा। नदी पार की, लेकिन उस पार पगडंडी मिल नहीं रही थी। नदी में आकर मानो भूल गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली। तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा होते होते पटेल के घर पहुंचे। पटेल तो बाहर गया हुआ था, लेकिन घर के लोगों ने हमें बड़ी खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। थक कर चूर हो गए थे। खाना बनाया और खाया और घोड़े बेचकर सो गए। सुबह उठकर देखा, घना कोहरा था। नर्मदा तट गए। घटाटोप कोहरे के कारण आकाश और धरती एकाकार हो गए थे। आकाश मानो धरती पर उतर आया था। कोई घंटे भर बाद कोहरा छटा, लेकिन नदी फिर भी स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि नदी में से भाप उठ रही थी। मैंने देखा, भाप सीधे नहीं उठती, वलयाकार उठ रही थी। तन्मय होकर देखता रहा, सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती थी, इस तरह वर्तुल में लहराती क्यों उठ रही है? भाप ही क्यों, स्वयं नर्मदा को भी तो कहीं सीधे बहते नहीं देखा। वह भी सीधी रेखा की अपेक्षा वक्रीम रेखा में चलने से ज्यादा सौंदर्य अनुभव करती है। यही वक्र गति प्रियता मनुष्य में भी है। यही छंद में, रंग में, लय में, ताल में ढलकर कला बन जाती है। कोहरे और भाप की क्रीड़ा अद्भुत थी। कल इसे दोबारा देखेंगे, आज नहीं, जाएंगे। दोपहर को आराम कर रहे थे कि बाहर से धड़ाम की आवाज आई। उसी घर की एक स्त्री जंगल से लकड़ी का गट्ठर ला रही थी कि गट्ठर खंबे से टकरा कर गिर पड़ा और उस पर गिरी वह स्त्री गिरते ही बेहोश हो गई। टांगा टोली के कर उस घर में लाए। एक स्त्री उस पर पंखा झलने लगी। बीच बीच में
उसे झकझोरती और जोर से बुलाती, लेकिन वह होश में नहीं आई। बाहर जाते समय हम उसे गोली देते गए, कहा होश में आने पर दे देना, शरीर का दर्द कम हो जाएगा। शाम को लौटते ही मैंने घर की एक स्त्री से पूछा जो सूपे से कुछ फटक रही थी। पूछा, क्यों भाई, आज जो भाई गिर पड़ी थी उसकी तबीयत कैसी है? वह स्त्री लजाकर मुस्कुराने लगी। मैं समझा नहीं। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा, यही तो गिरी थी। मैं चकित था। जो स्त्री कुछ घंटे पहले बेहोश पड़ी थी काम कर रही है। घर के लोगों से घरोबा हो गया था। घर की स्त्रियों को आटा दिया, उन्होंने रोटियां बना दी। रात को सोते समय मैं सोच रहा था, कब सवेरा हो और कब भाप और कोहरे का जादू देखने मिले। सवेरे 4 बजे नींद खुल गई। ढिबरी के टिमटिमाते उजाले में स्त्रियों का कार्यकलाप शुरू हो गया था। एक स्त्री औंखली में धान कूट रही थी, फिर दूसरी आ गई। दोनों के मूसल बारी बारी से चलने लगे। इनकी जुगलबंदी देख ही रहा था कि एक स्त्री ने चक्की पीसना शुरू कर दिया। साथ ही वे गाती भी जा रही थी। भोर में यह सब कितना भला लग रहा था। उजाला होते ही मैं नर्मदा तट भागा, लेकिन एक सीधी सादी बात भूल गया जिसके लिए हम बहुत व्यग्र होते हैं। वह प्राय छलना सिद्ध होती है। आज न तो कोहरा था न भाप। कल नदी, आकाश, पहाड़, जंगल सभी उस घने कोहरे में खो गए थे, फिर धीरे धीरे परत दर परत उतरते जा रहे थे। यही इंद्रजाल है। हम आज भी देखना चाहते थे, लेकिन आज रंगमंच सूना था। आज नाटक नहीं खोला गया। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। चवलिया चल दिए। सरसों के पीले खेत देखकर मुझे बार बार बसोहली शैली के चित्र याद आ जाते। इस पीताम्बर धरती को मुड़ मुड़ कर देखता और पीछे रह जाता। छिवलिया के कोटवार ने बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा लिया। कहने लगा, आप अच्छे आए। आज शरद पूर्णिमा है। रात को नर्मदा किनारे हनुमान चौरे पर कीर्तन मंडली जमेगी। सारी रात भजन होंगे। आप भी जरूर आइए। रात को यादवेंद्र ने खीर बनाई। शरद पूर्णिमा जो थी, खा कर सो गए। कोई 11 बजे मेरी नींद खुली। यादवेंद्र भी उठ बैठा। हम दोनों हनुमान चौरे की ओर भागे। चांद 14 कलाओं में चमक रहा था। चांदनी कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि चांदनी में आपाद मस्तक डूब गया हूँ। चांदनी मेरे अंतरतम में प्रवेश कर रही थी। मुझे लगा रात भर यह ऐसी ही बरसती रही तो सवेरे जमीन पर चांदनी की चादर बिछी मिलेगी। इधर भजन शुरू हो गए थे। बड़ी मस्ती से गा रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ मजीरा, कोई पखा पवज। गा तो सभी रहे थे, यहाँ कोई निरा श्रोता नहीं था। उनकी मस्ती मुझे भी छू गई। मेरा हाथ भी उनके लय और ताल के साथ चलने लगा। मैं उसके स्केच उतारने लगा। चांदनी ऐसी जमकर थी कि एक एक रेखा साफ दिखाई दे रही थी। रात को 1 बजे लौटे। सुबह नर्मदा गए तो देखा चांद अभी डूबा नहीं था। मेरा ध्यान उसके धब्बों की ओर गया। मैं उन्हें गौर से देखने लगा। मुझे वे बड़े भले लगे, मानो चांद के कैनवास पर किसी ने चित्र बनाए हो। चांद अगर सपाट होता तो इतना मोहक न लगता। नहीं, ये उसके कलंक नहीं, उसके गुदने हैं। मैं नदी के किनारे स्केच कर रहा था। इतने में एक कृष्ण का स्त्री नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली। वह उसे एक छोर से दूसरे छोर तक 2 बार देख गई, लेकिन साड़ी इतनी तार तार हो चुकी थी कि उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढकी और चली गई। यह था कलंक। मेरा सिर लज्जा से झुक गया। मुझसे और स्केच नहीं किए गए। तो यहाँ से हमारा जो प्रथम पाठ है वह समाप्त होता है। चवलिया, जबलपुर से चवलिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कल चवलिया से मंडला की यात्रा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।